हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस विज्ञान प्रैक्टिस सेट 3 टॉप 40 क्वेश्चंस और हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हम लोग गणित और विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। इसमें टोटल 15 सेट दिए हुए हैं और हर सेट में 80 क्वेश्चन है, तो कुल मिलाकर हम लोग 1200 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये क्लास आपकी बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 एंड 4.0 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा आप कोई भी एग्जाम देंगे जिसमें आपकी साइंस पूछी जाएगी, उस इंपॉर्टेंट साबित होगी। ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरआरबी, कोई भी आप एग्जाम देंगे, रेलवे, सभी में ये इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो शुरू कर दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव क्या होता है? हम जानते हैं P बराबर F/A। एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को हम दबाव कहते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल को हम किस मेजरमेंट करते हैं? मीटर स्क्वायर में। तो क्या हो गया ये? इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो गया? न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर नहीं, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा पहले का। ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसको दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा? देखिए, हम जानते हैं W बराबर F इंटू एस होता है या F इंटू डी मान लीजिए। यस, यहाँ पे क्या है? विस्थापन है। F हमारा क्या है? 20 न्यूटन। 20 न्यूटन के बल के साथ 4 मीटर विस्थापित होती है, तो 20 चक्कू 80, कितना? 80। कार्य का मात्रक होता है जूल, 80 जूल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 80 वाट। वाट तो शक्ति का मात्रक होता है, पास्कल दाब का मात्रक होता है और न्यूटन बल का मात्रक होता है। लेकिन हमसे पूछा गया कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। अगर आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, फिर भी अगर आपको यूनिट पता होगा, आप आराम से लिख लेंगे कि कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43। दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दोनों के निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? जो आकर्षण जो बल है 1/9F है, तो इन दोनों के बीच निकायों की दूरी क्या होगी? हम जानते, देखिए हम जानते हैं यहाँ पे F बराबर हमारा होता है, दो निकायों के बीच आकर्षण बल 1/9F है, तो इन दोनों निकायों के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए, हम जानते हैं F बराबर होता है, F बराबर Gm1m2/r²। आप इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? दूसरा है F/9 है, Gm1m2/r²। इक्वेशन 2 मान लीजिए। समीकरण 1 को हम 1/2 करने से क्या हो जाएगा? 9 हमारा ये ऊपर पहुंच जाएगा, 9F/F बराबर R2/1 कट जाएगा, R2/R1 का स्क्वायर। ठीक है, R2/R1 का स्क्वायर। आगे लिखते हैं इसको। देखिए, 9F/F बराबर R2/R1 का स्क्वायर अलग अलग। ठीक है, F यहाँ से कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? 3/1। जब हम यहाँ R2/R1 करेंगे, हमारा आएगा 3/1। R2 जो आएगा वो त्रिज्या जो होगी वो पहले की 3 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। दूरी जो क्या होगी इन दोनों के बीच की? 3 गुनी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉपर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। पानी का क्वथनांक बिंदु होता है, पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हमारा पानी होता है वो उबलता है, लेकिन इसको हमें किस में लिखना है? सेंटीग्रेड, उसमें केल्विन में लिखना है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो पानी हमारा उबलता है और केल्विन में बदलना, तो 273 हम उसमें ऐड कर देंगे, तो यानी कि 373 केल्विन हमारा आंसर हो जाएगा। कितना मेरे दोस्त? 373 केल्विन यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। 373 केल्विन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कितना? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर क्या है? संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहते हैं? F बराबर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। क्या कहते हैं? इस नियम को न्यूटन का दूसरा नियम कहते हैं। न्यूटन की गति का
दूसरा नियम कहते हैं इसको, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 45 ऑप्शन सी। न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है मेरे दोस्त, न्यूटन का जो फर्स्ट नियम होता है, गति का पहला नियम जो होता है उसे कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहते हैं, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगा जाए। यदि वह गतिशील है तो गतिशील में रहेगी जब तक उस पर बल लगाकर उसको रोका ना जाए। ठीक है। न्यूटन का 3 नियम होते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तीसरा है, यदि हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो वह वस्तु हम पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाएगी। यह होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। दूसरे न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें जो बल का व्यंजक प्राप्त होता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हमें बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma। ये भी आपको ध्यान रखना है। न्यूटन के प्रथम नियम से परिभाषा हमें प्राप्त होती है। न्यूटन का जो प्रथम नियम होता है उसे हम जड़त्व का नियम और गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। 45 का ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है, कोई वस्तु है उस पर कोई गतिमान है तो उस पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? आवेग के कारण, तनाव के कारण, घर्षण के कारण, गति के कारण। देखिए हमारी क्या कोई वस्तु है, कोई गतिमान वस्तु ये चल रही है, इस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो यह किसके कारण रुकेगी? आवेग, तनाव, गति। किसके गति होगी तो रुकेगी नहीं, किसके कारण रुकेगी? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, घर्षण के कारण। जब उस पर यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा, फोर्स लगेगा तो घर्षण के कारण ये घर्षण जो है वस्तु की गति का विरोध करेगा तो इसे रोक देगा। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, हम क्या करते हैं जब हम साइकिल चलाते हैं तो अचानक पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण जो बल होता है गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जो घर्षण है, अगर हमारी गति इधर को है, गति हमारी इस साइड में है, तो जो हमारा घर्षण होगा, घर्षण जो होगा वो इस अपोजिट साइड में चलेगा, हमें रोकने का प्रयत्न करेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है, हमें यहाँ पे देखना है क्या सही होगा। देखिए, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। सही बात है, छोड़ते हैं। लोहा गर्मी में फैलता है, किस लिए छोड़ते हैं? इसलिए छोड़ते हैं कि वहां पे अगर लोहा फैल जाए तो पटरियां टूटे ना, उनके बीच स्थान प्राप्त स्थान उनको मिलता रहे। लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है क्योंकि लोहा जो होता है वो गर्मियों में क्या करता है, वो फैलता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। कथन ए और कारण दोनों सही है। ये सही है और आर भी सही है। गलत बात तो बिल्कुल गलत हो गया। ये सही है और आर सही है। आर एक की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये सही है और आर सही है, आर एक की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन सी इसमें हमारा करेक्ट है। देखिए, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। ये आर जो है वो इससे कनेक्ट है। लोहा गर्मियों में फैलता है, इसलिए क्या होता है, लोहे की पटरियों के बीच में छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है। ये दोनों सही हैं और आर जो है एक की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है? आवृत्ति मापने की इकाई क्या होती है? ध्वनि तरंग, सबसे पहले आप देखें, यहाँ पे देखेंगे कि ध्वनि तरंग कैसी तरंग है। ध्वनि तरंग होती है मेरे दोस्त अनुदैर्घ्य तरंग होती है। कैसी? अनुदैर्घ्य तरंग होती है ध्वनि तरंग। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ होती है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस, द्रव या गैस से होकर ये संचारित होती है। ठोस, द्रव या गैस से ये संचारित होती है। निर्वात में ध्वनि क्या करती है? निर्वात में ध्वनि जो होती है वो गमन नहीं करती है। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। ध्वनि की गति किसमें होती है? होती है वो ठोस में, सबसे ज्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ध्वनि का हम किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्वनि की तरंग की आवृत्ति मापने की बात है तो यहाँ हर्ट्ज, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को हम किस में मापते हैं? हर्ट्ज में मापते हैं। फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापते हैं। ये बराबर आवृत्ति हमारा होती है 1/t, यानी कि आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल आवर्तकाल। ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसका मात्रक होता है मीटर, मीटर नहीं सेकंड, समय का सेकंड इनवर्स। आवृत्ति का मात्रक इसके अलावा सेकंड इनवर्स भी होता है, सेकंड इनवर्स भी होता है और हर्ट्ज भी होता है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन हमारा बल का मात्रक होता है। न्यूटन किसका है? बल का मात्रक होता है। मीटर दूरी का मात्रक मीटर हो गया, मीटर दूरी का, न्यूटन बल का, हर्ट्ज आवृत्ति का, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड L/T, ये हमारा वेग का मात्रक होता है। चाल बराबर मीटर पर सेकंड में या वेग मीटर पर सेकंड में। इसका ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा, 48 का बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का
सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा क्या करता है? हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? कपड़ा कैसा हरे रंग का है, लेकिन जब हमने क्या किया, उसको लाल रोशनी में देखा तो हमें काले रंग का दिखाई देना क्यों शुरू हो जाता है? इसका क्या कारण होता है? क्योंकि कपड़ा जो होता है वो लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर देता है। कैसा करता है? उसको जो है पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए वो हमें काले रंग का दिखाई देना शुरू होता है। काले रंग का दिखाई देना शुरू होता है क्योंकि कपड़ा जो होता है लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है और किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करती है, जिससे वह वस्तु काली दिखाई देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? पानी के गिलास में नींबू रखा है, हमने उसको देखा उसके साइड से, तो हमें उसका जो आकार है उसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देगा। इसका कारण क्या था? परावर्तन होता है क्या? कि आंतरिक परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, या विवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के कारण मेरे दोस्त जो नींबू का आकार है वो बड़ा दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण ही जो एक हमारा गिलास है इसमें हमारा सिक्का पड़ा हुआ है वो हमें यहाँ वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसके अंदर एक छड़ी होती है, वो छड़ी हमें तिरछी दिखाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण ये सारे होते हैं। अपवर्तन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अपवर्तन के लिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है। परावर्तन में क्या होता है? परावर्तन में एक ही माध्यम में किरण आती है और उसी माध्यम से परावर्तित हो जाती है, लेकिन अपवर्तन में क्या होता है? एक माध्यम से प्रवेश करती है और दूसरे माध्यम में निकल जाती है। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन हमारा इसमें सी करेक्ट होगा। हवा एक है। हवा क्या है? शुद्ध मिश्रण है, केवल मिश्रणों का मिश्रण है, केवल तत्वों का है, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। हवा क्या है? हवा किस टाइप का ये मिश्रण है? हवा किस टाइप का मिश्रण है? हवा दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। हवा में क्या होता है? दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण होता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें कौन कौन होती हैं? नाइट्रोजन हमारा 78.04, 78.84 यानी कि 78% मान के चलते हैं, 78% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन हमारा होता है लगभग 21% यानी कि 20.94%, 20.94% हमारा ऑक्सीजन होती है। नाइट्रोजन 78% होती है। और हमारा हीलियम कितना? हीलियम बहुत ना क्या रहा होती है, 0.00005, ये बहुत कम होती है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन होती है हमारे 78%, नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है लगभग 21% और आर्गन होती है 0.93%। ये पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। हवा कैसा है? हवा एक मिश्रण है, दोनों तत्व और यौगिकों का मिश्रण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। धातुओं की जो धातु होते हैं, धातुओं की पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहलाती है? धातुओं को हम बहुत पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता होती है, उसे अभिक्रियाशीलता कहते हैं। नहीं, किसी से क्रिया करता है उसे कहते हैं अभिक्रियाशीलता। विलेयता कहते हैं उसमें घुल जाना। आधातु कहते हैं नहीं, तन्यता कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं धनायन प्रदान करते हैं, उन्हें धातु कह लेते हैं। जैसे Na हमारा हो गया, Na पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। Na हो गया, Mg हो गया, L हो गया, Li हो गया, ये सब क्या है? ये सब धातुएं हैं। धातुओं पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और जो अधातुएं होती हैं उनमें हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो क्या क्या होता है? ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं धातु कहलाते हैं। धातु की पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम तन्यता कहते हैं। सोना जो होता है वो सोना सबसे तन्य धातु है। अब क्या पूछा? सोना जो है वो सबसे तन्य धातु है। 1 ग्राम अगर सोना आप देंगे, 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न है। देखिए, द्रव्यमान संख्या समान है, परमाणु संख्या भिन्न है, तो क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं, समभारिक कहते हैं, समभारिक। समभारिक कहते हैं जिसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, समभारिक कहते हैं। अगर परमाणु संख्या समान है, परमाणु संख्या से जैसे मान लिया हमारा एक यौगिक है, देखिए कोई है हमारा एक से 6, यहाँ 6C12 और 6C13 ले लीजिए, ये समान है, परमाणु क्रमांक समान है, तो उसे कहेंगे हम, परमाणु संख्या समान से कहेंगे समस्थानिक। अगर ऊपर समान है जैसे 18 आर्गन 40 द्रव्यमान संख्या से, 18 आर्गन 40, 19 क्रिप्टॉन 40,
अगर ऊपर ए समान है, 40-40 दोनों में है, तब तो अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या समान से कहेंगे संभारिक, अगर नीचे समान है तो कहेंगे समस्थानिक। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या जो हमारी होती है ए बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। जेड बराबर पी बराबर ई, आपको ध्यान रखना जितने परमाणु क्रमांक होगा उसमें उतने प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन की संख्या होती है एन बराबर ए माइनस जेड। द्रव्यमान संख्या में से हम परमाणु संख्या घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना क्या होगा, तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या समान आइसो बार परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है कहलाते हैं आइसो बार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा सही नहीं है? कि एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने की को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन हटेगा तो क्या होंगे? ये बिल्कुल करेक्ट बात लिखिए, ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है ऑक्सीकारक कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑक्सीजन देगा और हाइड्रोजन हटाएगा तो क्या आएगा, वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑक्सीकारक कहा जाता है। वनस्पति तेल या हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ये हमारा गलत दिया हुआ है, ये यहाँ पे गलत। धातुओं को जंग लगना ऑक्सीकरण प्रक्रिया का प्रभाव है, बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पहला ए बी और डी करेक्ट है। इसमें जो करेक्ट नहीं है, हमसे पूछा है क्या सही नहीं है, तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, ये हमारा सही नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये सही नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना क्या होता है? क्या वो डीवी पैमाना है, क्या वो ओएच पैमाना है, हाइड्रो पैमाना, पीएच पैमाना? क्या होता है? पीएच पैमाना। पीएच की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने पीएच की खोज की थी। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना पीएच पैमाना कहलाता है। पीएच पैमाना कहलाता है। पीएच जो वैल्यू होती है उदासीन के लिए 7, 7 से जब अधिक आएगा तो क्षारीय होता है, 14 तक 0 से शुरुआत करते हैं, और 7 से जो कम आएगा तो अम्लीय होता है। 7 पे उदासीन होता है, उदासीन। और जल हमारा उदासीन है, जल, जल का पीएच मान 7 होता है, जल उदासीन है। जल कैसा है? उदासीन है। 7 से कम होने पर अम्लीय, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होता है। अम्ल और क्षार की तीव्रता क्रमशः एच आयन। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है, जो अम्ल होंगे अम्ल एच आयन देंगे, और जो क्षार होंगे वो ओ एच आयन देंगे। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, जल की कठोरता का उपयोग करके दूर की जा सकती है। जल की कठोरता किसका उपयोग करके दूर की जा सकती है? धावन सोडा, साधारण नमक, पीओपी, विनेगर। किसके द्वारा जल की कठोरता? धावन सोडा के द्वारा दूर की जा सकती है। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। जल की कठोरता धावन सोडा का उपयोग करके दूर की जा सकती है। धावन सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इंटू 10H2O। जल के जो मोलिक्यूल होते हैं वो 10 होते हैं, इंटू 10H2O, Na2CO3 धावन सोडा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, धावन सोडा। इसका उपयोग कांच, साबुन और कागज उद्योगों में भी किया जाता है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका आंसर है। पीओपी क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फार्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगर यहाँ पे जिप्सम पूछे तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम होता है, ये जिप्सम है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। साधारण नमक क्या होता है? NaCl होता है, और विनेगर किसमें होता है? सिरके में होता है, CH3COOH एस्टिक अम्ल को हम विनेगर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पे द्रव में बदल जाती है? क्लोरीन है क्या? ब्रोमीन है? इनमें से आपका आंसर है अधातु पूछा गया। अधातु कौन सी है? वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन हमारा अधातु है। पारा क्या है? पारा धातु है। इसमें दोनों ऑप्शन दिए, इसमें गलती होने की संभावना है। धातु और ब्रोमीन क्या है? अधातु है, ये अपवाद है। ठीक है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है? उससे वही है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के टेम्परेचर पर द्रव में बदल जाती है। यह गहरे लाल रंग की होती है। कैसी होती है? ये गहरे लाल रंग की होती है।
इसमें तीक्ष्ण गंध होती है, गंध कैसी, इसमें तीक्ष्ण गंध होती है। इसका रासायनिक जो संकेत होता है जो Br से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, बी कैपिटल और आर स्मॉल, ऐसा बी कैपिटल और आर स्मॉल से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 35 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 79.9 80 मान के चलिए, ठीक है 80 होता है। ब्रोमीन कैसा है, एक ब्रोमीन एक विषैला पदार्थ होता है। ब्रोमीन कैसा एक विषैला पदार्थ होता है, इसकी वाष्प आंख, नाक तथा गले को हानि पहुंचाती है। चर्म पर गिरने पर या ऊतकों को नष्ट कर देती है, जो हमारी चमड़ी होती है उस पर गिरने पर ये ऊतकों को नष्ट कर देती है। ये हमें यहाँ पे पॉइंट ध्यान रखने हैं, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन सा यौगिक का उपयोग बोरेक्स का निर्माण में किया जाता है? बोरेक्स के निर्माण में किसका उपयोग, धावन सोडा, व्यंजक चूर्ण, लवण या क्लोरीन जल, इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? धावन सोडा का प्रयोग जो है बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। धावन सोडा, इसका जो अभी मैंने बताया था, धावन सोडा धोने का सोडा Na2CO3 × 10H2O इसका फार्मूला होता है। यह जल में अति विलय है, ठीक है। जल की कठोरता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है। कैसा, ये जिसका जलीय घोल कैसा, क्षारीय होता है, एक सामान्य लवण है। इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। बोरेक्स के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है धावन सोडा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए व्यंजक चूर्ण CaOCl2, CaOCl2 को हम व्यंजक चूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, इसमें ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को इस रूप में भी जाना जाता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 1/2H2O। क्या जाना जाएगा मेरे भाई? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये फार्मूला बताया था, क्या है ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पे अगर 2 हो तो होता है वो जिप्सम। ये क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। वाशिंग सोडा क्या होता है? ये होता है धोने का सोडा। वाशिंग सोडा क्या था? धोने का सोडा, Na2CO3 × 2H2O 10H2O, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर हमारा जो होता है NaHCO3 प्लस टार्ट्रिक अम्ल से मिलकर हमारा क्या होता है? बेकिंग पाउडर बनता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है बेकिंग सोडा। बहुत बेस्ट क्वेश्चन के साथ मैं आपको करवा रहा हूं और जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेकिंग पाउडर में सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में टार्टरिक अम्ल इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा क्या होता है? केवल NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो खाने का सोडा होता है। वाशिंग सोडा क्या होता है? धोने का सोडा, Na2CO3 × 10H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 12H2O होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसमें ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, दलदल एवं धान के खेतों में इनमें से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेथेन। दलदल एवं धान के खेतों से इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो मेथेन होती है। जो पशु जो होते हैं जुगाली करते हैं, पशु जो जुगाली करते हैं उनसे भी मेथेन गैस उत्पन्न होती है। पशु जो जुगाली करते हैं उनसे भी मेथेन गैस उत्पन्न होती है। मेथेन का जो हमारा फार्मूला होता है क्या होता है? CH4। दलदल एवं धान के खेतों से मेथेन गैस उत्सर्जित होती है। मेथेन कैसी? एक रंगहीन है। कैसी है? ये रंगहीन गैस है। यह जल में आबिले है, जल में कैसी? आबिले है, यानी कि घुलनशील जल में नहीं है। संपीड़ित प्रकाश गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG में क्या होती है? CNG में भी हमारी मीथेन होती है। इसमें CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या होती है? हमारा मीथेन होती है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र है CH4। और ये कैसा होता है? ये हाइड्रोकार्बन यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में आते हैं। एल्केन, एल्केन CH4 इस टाइप से इसका, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं एल्केन, ठीक है। एल्केन एल्काइन जिसमें डबल बॉन्ड होता है और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसे कहते हैं एल्काइन। एल्केन एल्किन एल्काइन, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, दंत क्षय के परिमाण स्वरूप होता है, जो हमारे दांत को नुकसान होता है कि क्या होता है? कोमल दंत वलक, मसूड़ों से रक्त का बहाव, दुर्गंध युक्त सांस, टूटा हुआ दांत। दंत क्षय होगा तो उसका कारण यहाँ पे क्या होगा? दंत क्षय के परिमाण स्वरूप जो है कोमल दंतवल्क होता है। क्या होता है? कोमल दंतवल्क होता है। दंत क्षय के परिमाण स्वरूप कोमल दंतवल्क होता है। इसे दंत इनेमल भी कहते हैं। किसे कहते हैं? दंत इनेमल। इसे दंत इनेमल भी कहा जाता है। मानव शरीर में सबसे कठोर तथा बहुत अधिक खनिज लवण युक्त पदार्थ है। इनेमल कैसा होता है? बहुत कठोर और खनिज बहुत कठोर होता है और खनिज लवण युक्त पदार्थ होता है। इनेमल का जो होता है निर्माण होता है वो कैसे होता है? इनेमल का निर्माण कैल्शियम फास्फेट से होता है।
एनिमल का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम, फास्फोरस और गोमल दंत। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। मनुष्य के अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? मनुष्य के अमाशय यानी कि पेट में कौन सा अम्ल होता है? HCl होता है मेरे भाई। क्या होता है? HCl होता है। मनुष्य के अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यह खाद्य कणों में मौजूद हानिकारक जो बैक्टीरिया होता है उसको नष्ट करता है तथा भोजन को अम्लीय बनाता है। HCl क्या करता है? ये भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन को अम्लीय बनाता है। अमाशय क्या है? अमाशय एक प्रकार का पाचक अंग होता है जो डायाफ्राम के नीचे उदर गुहा के बाईं ओर स्थित होता है। अमाशय ऑप्शन डी करेक्ट होगा। CH3CH क्या है? ये एस्टिक अम्ल होता है मेरे भाई, एस्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल। H2SO4 ये बैटरी वगैरह में पाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी वगैरह में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। इसमें हमारा करेक्ट होगा ऑप्शन डी HCl। उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको प्रॉपर समझ में आ रहे होंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे दोस्त, जो मैं इसमें आपको करवाऊंगा ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो इसमें आपको बहुत से क्वेश्चन आपको अटेस्ट डायरेक्ट यहाँ से मिलेंगे। ये मेरा वादा रहा। मैं अधिक से अधिक थ्योरी जो होगी वो भी बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि मैं आपको अधिक से अधिक नॉलेज हो सके। इसमें हमारा करेक्ट होगा HCl। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय, अग्नाशय कैसी है? ये हमारी मिक्स्ड ग्लैंड होती है, ये मिक्स्ड ग्लैंड होती है जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है, हार्मोन और एंजाइम दोनों को स्रावित करती है। कौन सा इसमें करेक्ट होगा? माल्टोज, लैक्टोज, ट्रिप्सिन, सुक्रोज। अग्नाशय से क्या हमारा? माल्टोज। अग्नाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? अग्नाशय से यहाँ माल्टोज में ट्रिप्सिन होता है। अग्नाशय से क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। मनुष्य, अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। लीवर हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है और अग्नाशय क्या है? ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। कैसी? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। इससे ही अग्नाशयी रस निकलता है। किससे? अग्नाशय से ही अग्नाशयी रस निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अग्नाशयी रस किससे निकलता है? अग्नाशय से ही निकलता है जो पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। अग्नाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? LAT आपको ध्यान रखना है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? ये बसा को इमल्सिफिकेशन करता है। किसका करता है? देखिए LAT, अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? या स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। एमाइलेज क्या? शर्करा का पाचन करता है। स्टार्च को क्या करता है? स्टार्च को ये घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। और जो लाइपेज होता है, लाइपेज एंजाइम क्या करता है? या एमल्सिफाइड बसाओं को गिल्सिन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। अग्नाशय से कौन कौन से हमारे एंजाइम निकलते हैं? LAT लात आपको ध्यान रखना है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ठीक है, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। इसमें क्या होगा? कौन सा? ट्रिप्सिन। लैक्टोज तो ये दुग्ध होता है, दूध से रिलेटेड होता है। सुक्रोज नहीं, सुक्रोज को हम टेबल चेयर भी कहते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट होगा, ट्रिप्सिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। श्वसन वर्धक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? लाल रक्त कणिकाओं में, श्वेत रक्त कणिकाओं में, रक्त प्लाज्मा में, रक्त प्लेटलेट्स में। हीमोग्लोबिन हमारा किसमें होता है? हीमोग्लोबिन भैया मेरे दोस्त RBC में मौजूद होता है हीमोग्लोबिन। रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाओं में हमारा क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, किसमें होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या था? एक लाल रंग का आयरन युक्त वर्णक होता है। कैसा होता है? लाल रक्त का लाल रंग का आयरन युक्त। इसमें जो हमारा पिगमेंट होता है वो आयरन होता है, जो लाल उदरिक कणिकाओं RBC में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। मानव शरीर में RBC का क्या कार्य है? जो RBC होती है हमारा रेड ब्लड कार्पल्स होती हैं, इनका क्या कार्य होता है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करना, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को घुलित डिजॉल्व रूप में उत्सर्जित करना, शरीर की कोशिकाओं को पचा हुआ भोजन प्रदान करना। इनमें से क्या RBC का क्या कार्य होता है? RBC का जो कार्य होता है वो शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना RBC का कार्य होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को में इनमें क्या होता है? लौह प्रोटीन। RBC में क्या होता है? आयरन लौह प्रोटीन होता है, पाया था। इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। अभी मैंने बताया इसे क्या कहते हैं? लौह प्रोटीन होता है, इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। RBC में हीमो नामक एक वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रुधिर का जो रंग होता है वो लाल होता है। अगर आपसे पूछा जाए RBC का जो रंग होता है वो किसके कारण लाल होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन के कारण ही इसका कलर
होता है जो लाल होता है। मानव शरीर में आरबीसी का जो प्रमुख कार्य होता है, शरीर की प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना तथा कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेना। इसका क्या कार्य होता है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना और कार्बन डाइऑक्साइड वहां से बाहर लाना, CO2 बाहर लाना, ये इसका मुख्य कार्य होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 5 से 6 लीटर खून होता है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? 5 लीटर आप मान लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एक स्वस्थ मनुष्य के रक्त की मात्रा कितनी होती है? उसके भार का 1/10 होती है, 4.5 से 5 लीटर तक होती है। रक्त लाल रंग का तरल संयुक्त है। रक्त कैसा है? रक्त जो हमारा होता है, ब्लड जो हमारा होता है, खून, ये लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। कैसा? लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है। इसमें 55% जो हमारा भाग होता है ये प्लाज्मा होता है, और 45% जो भाग होता है वो हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। डब्ल्यूबीसी और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। 55% भाग हमारा क्या होता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा में 90% तक हमारा जल पाया जाता है। प्लाज्मा में 90% तक हमारा जल होता है। रक्त का जो पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है तथा शरीर में ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों, द्रव्यों के संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। यह क्या करता है? शरीर में ऑक्सीजन को इधर से उधर फ्लो करता है, और जो उसके जो मिनरल्स, पोषक द्रव्य होते हैं, उनका भी ये फ्लो करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? वोमिटिंग की क्रिया को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को मेरे दोस्त सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम जो होता है ये सबसे बड़ा भाग होता है। बुद्धि, सोचना, समझना, तर्क, ये सब इसके अग्र मस्तिष्क के कई कार्य होते हैं। ठीक है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में क्या होगा? हिंड ब्रेन क्या करता है? ये हमारा उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जो मानव की नेत्र की रेटिना होती है उस पर बना प्रतिबिंब कैसा होगा? जब हमारे जो आंख होता है इसमें रेटिना पे कैसा होता है? उल्टा बनता है। जब हम देखते हैं तो उल्टा होता है, उल्टा होता है, सीधा तो होता नहीं। कट कर दिया। काल्पनिक होता है, आभासी होता नहीं भैया, वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब जो हमारा रेटिना पे बनेगा वो वास्तविक होगा, बिल्कुल हमें सेम की तरह दिखाई देगा, और वो उल्टा होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? हृदय की गति को कौन सा हार्मोन बढ़ा देता है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एनिमल हार्मोन, एड्रेनालाइन। कौन सा? एड्रीनल हार्मोन जो कहता है हृदय की गति को बढ़ा देता है। ये कहाँ से निकलता है? ये एड्रीनल ग्रंथियों से स्रावित होने वाला हार्मोन है, जो शरीर के उत्तेजित होने पर स्रावित होता है। इसलिए इसे फाइट एंड फ्लाइट, इसे एड्रीनल हार्मोन को फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। लड़ो और भागो, लड़ो और भागो। ठीक है। हार्मोन भी कहता है यह संकट के समय हमारी मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह को बढ़ा देता है तथा हृदय गति में भी वृद्धि करता है उत्तेजना के कारण। अगला क्वेश्चन, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामिन खालिस्तान विटामिन का मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12 को साइनोकोबालामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है। साइनोकोबालामिन विटामिन B12, साइनोकोबालामिन विटामिन B12। विटामिन B6 क्या होता है? विटामिन B6 होता है मेरे दोस्त पायरिडॉक्सिन। क्या होता है? पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन होता है हमारा ये पायरिडॉक्सिन। ठीक है। B1 क्या होता है? B1 तो मेरे दोस्त थायमीन होता है। B1 क्या होता है? B1 थायमीन होता है। B5, B2 क्या होता है? B2 क्या होता है? ये B2 होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है B2। B6 होता है पायरिडॉक्सिन, B1 होता है थायमीन, B2 होता है राइबोफ्लाविन, और B12 होता है साइनोकोबालामिन। B5 क्या होता है? पेंटाथोनिक अम्ल। B5 क्या होता है? पेंटाथोनिक अम्ल होता है B5। उम्मीद करते हैं ये सारे पॉइंट आपको प्रॉपर समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। निम्न में से किसकी कमी से बढ़ानता और कमजोर दृष्टि की समस्या होती है? बढ़ानता, बढ़ानता और हीमोफीलिया क्या है? ये आनुवांशिक रोग हैं। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना कैसे हैं? आनुवांशिक रोग हैं। इससे कमजोर दृष्टि, कैल्शियम की कमी से विटामिन के तो रक्त का थक्का जमाता है मेरे भाई। क्या? रक्त का थक्का जमने का कार्य करता है विटामिन बी। विटामिन सी ये खट्टे फलों में पाया जाता है, दूध में विटामिन सी नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। नींबू, संतरा में विटामिन सी होता है। विटामिन ए, गाजर वगैरह में विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए क्या करता है? कमजोर दृष्टि की समस्या को उत्पन्न होती है। अगर विटामिन ए की कमी होगी तो आंखों में कमजोरी आ जाएगी और वर्धानता, कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन विटामिन ए। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है यहाँ पे बता देते हैं, रेटिनॉल होता है।
विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल होता है। यह विटामिन वसा में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? देखिए, वसा में घुलनशील जो विटामिन होती हैं वो होती हैं ए, डी, ई के। जो जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन होती हैं बी और सी। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, आंखों का शुष्क होना, कार्निया में श्वेत, ये सारे रोग हो जाते हैं। विटामिन ए के प्रमुख सोर्स कौन से? हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, दूध, पनीर, ये सब क्या है? विटामिन ए के सोर्स है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कंठमाला, खसरा। खसरा तो ये हमारा वायरस से होने वाला रोग है, वायरस से। छोटी चेचक, ये भी वायरस से होने वाला रोग है। डिप्थीरिया, कैसा? डिप्थीरिया। प्लेग हो गया, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, ये क्या है? ये सब डिप्थीरिया से होने वाले रोग होते हैं। कैसे? डिप्थीरिया से होने वाले रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 का डी। अगला क्वेश्चन नंबर 73। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पक्षियों का जो अध्ययन होता है मेरे दोस्त, आर्नियोथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आर्नियोथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी क्या होता है? ये उभयचर, उभयचर और सरीसृपों का अध्ययन होता है हर्पेटोलॉजी। सरीसृप और उभयचरों का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं हर्पेटोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या कहता है? ऑप्थेल्मोलॉजी आंखों का चिकित्सीय अध्ययन होता है जी। क्या कहता है? आंखों का चिकित्सीय अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव के कर्मिक विकास का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के कर्मिक विकास का, जो मानव के विकास का जो क्रम होता है उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। हर्पेटोलॉजी उभयचर और सर्पों का अध्ययन होता है। ऑप्थेल्मोलॉजी क्या होता है? ये आंखों से रिलेटेड है, आंखों का चिकित्सीय अध्ययन होता है। पक्षियों का अध्ययन क्या होता है? पक्षियों का जो अध्ययन होता है वो मेरे दोस्त आर्नियोथोलॉजी होता है। अगर हमसे पूछा जाए सेरोलॉजी कैसा होता है? सेरोलॉजी ये रेशम कीट का अध्ययन होता है। सेरोलॉजी सेरिकल्चर होता है। ये कहता है रेशम कीट होता है सेरिकल्चर। वर्मी कल्चर क्या होता है? वर्मी कल्चर केंचुआ पालन होता है। और विटीकल्चर क्या होता है? विटीकल्चर अंगूर खेती, विटीकल्चर। ये सारे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है, जो हमारे प्लांट होते हैं उनमें सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? लोहा होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन होता है, मैग्नीज होता है। क्या इनमें से करेक्ट हमारा हो जाएगा? इनमें से हमारा क्या करेक्ट होगा? मैग्नीज होता है, कार्बन होता है। प्लांट में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? प्लांट में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है भैया कार्बन। क्या है? कार्बन। क्या है? कार्बन। कार्बन सबसे प्रचुर मात्रा में प्लांट में पाया जाता है तथा पत्तियों में सबसे प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम होता है। पत्तियों में मैग्नीशियम होता है और सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बन होता है पादपों में। लेकिन पत्तियों में क्या होता है? वो मैग्नीशियम पाया जाता है। पादपों की वृद्धि एवं उपापचय के लिए अनिवार्य माने जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्लांट में उनकी वृद्धि को, ग्रोथ को डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? स्तनधारियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं या 2 होते हैं, 3 होते हैं या 1 होता है? कितने? 4 चैम्बर होते हैं स्तनधारियों के। स्तनधारी और पक्षियों में कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मादा स्तनधारी अपने बच्चे को दूध पिलाती है। इस वर्ग के जंतु को उच्च तापी एवं नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का जो टेम्परेचर होता है बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 2 किसमें होते हैं? 2 मछलियों में होते हैं, मत्स्य वर्ग में 2 होते हैं। अगला क्वेश्चन, आप किस जगत में सभी जीवों को रखेंगे जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रिक है? कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति में दोस्त ये प्लांट में पाई जाती है कोशिका भित्ति, बहुकोशिकीय। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। एनिमलिया में क्या होता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट होगा। ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रण पाया जाता है उन्हें हम प्लांटी जगत में रखेंगे। प्लांटी जगत में क्या होता है? शैवाल होता है, ब्रायोफाइटा होता है, टेडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। ये पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? किसके लिए आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल के द्वारा ये हम क्या करते हैं? ये यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन, इसका करेक्ट होगा हमारा प्लांटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? ऐसा कौन सा जो है वो एक कोशिकीय है और हरित शैवाल है? स्पाइरोगारा, क्लेमाइडोमोनास, इलोथ्रिक्स कारा, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? क्लेमाइडोमोनास। कैसा है?
क्लेमाइडोमोनास एक कोष की हरित शैवाल है। कैसा? ये एक कोष की हरित शैवाल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्लोरोफाइसी वर्ग के क्लोरोफाइट समुदाय का एक कोष की हरित शैवाल है। क्लोरोफाइसी वर्ग का ही शैवाल, क्लोरोफाइसी वर्ग का एक शैवाल होता है, कौन सा? उसका नाम है वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या होता है? वॉलवॉक्स क्लोरोफाइसी वर्ग का एक शैवाल होता है, जल में कॉलोनी बनाकर रहता है। वॉलवॉक्स क्या करता है? वॉलवॉक्स क्या करता है? वॉलवॉक्स ये जल में कॉलोनी बनाकर रहता है, यानी कि एक अधिक संख्या में रहता है। स्पाइरोगारा भी क्या है? स्पाइरोगारा भी एक शैवाल है। स्पाइरोगारा भी एक शैवाल है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या करता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन ये स्वयं बनाता है स्पाइरोगारा। इसका करेक्ट होगा क्लेमाइडोमोनास। कौन सा? एक कोष की हरित शैवाल है क्लेमाइडोमोनास। अगला क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में से कौन सा औषधि पौधा, ऐसा कौन सा जो औषधि पौधा है इसकी दवाई वगैरह बनती है, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि उपाय है? आलूकम, नवमल्लिका, रजनीगंधा, सर्पगंधा। इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? सर्पगंधा, ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। सर्पगंधा औषधि पौधा है जो रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पत्तियों का रस नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए भी सहायक होता है। इसका जो पत्तियों का रस होता है वो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सहायक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 79, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का। खाली स्थान के अलावा निम्न सभी पादप पौधों में झकड़ा जड़ें फाइब्रस रूट पाई जाती हैं। चावल देखो, हमें अगर इसका आंसर नहीं पता है तो हम जानते हैं कि चावल, धान, गेहूं, मक्का एक जैसे ये खड़े होते हैं। तो चुकंदर क्या होता है? ये अलग होता है। तो हम इसका ऑप्शन सी लगा देंगे अगर हमें आंसर नहीं पता है फिर भी। वैसे आपको यह ध्यान रखना है, चुकंदर के अलावा निम्न सभी पादपों में झकड़ा जड़ें होती हैं। ऑप्शन इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। पादप के वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहते हैं? जो प्लांट होते हैं उनके वायवीय भागों से वाष्प के रूप में जल की हानि को क्या कहा जाता है? स्थानांतरण कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, क्या परिवहन कहते हैं, क्या वाष्प उत्सर्जन कहते हैं? उसको भैया वाष्प उत्सर्जन कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पादपों के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल का बाहर निकलना क्या कहलाता है? ये वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। वाष्प उत्सर्जन की दर को पेटामीटर, वाष्प उत्सर्जन की दर को किससे मापते हैं? वाष्प उत्सर्जन की जो दर होती है उसको हम पोटोमीटर, पोटोमीटर के द्वारा मापा जाता है। हमारे 40 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई। उम्मीद करते क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे दोस्त, हम लोग यहाँ पे 600 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट करेंगे और उनके साथ में कुछ जो एक्स्ट्रा मैं आपको बता पाऊंगा अधिक से अधिक वो बताने की कोशिश करूंगा। और एक क्लास जो 600 क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए बीपीएससी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।